चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 में भारत पाकिस्तान के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो देखिएगा पंचवर्षीय योजना से ही क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर जो पंचवर्षीय योजना से प्रश्न जो आया है तो पूछा है कि भारत पाकिस्तान 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो देखिए 1971 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956 तक चली थी। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना चली 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली 1961 से 1966 तक चली और इसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना तो यहां पे नहीं चल पाई थी 1966 से लेकर के 1969 तक। ये बीच का जो गैप का जो टाइम रहेगा यहां पर प्लान हॉलीडे होगा, प्लान हॉलीडे हो जाएगा यानी योजना अवकाश होगा। यहां पर योजना अवकाश होगा। कारण ये होगा 1966 में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी, ये पहली थी, ये दूसरी चलेगी, ये तीसरी, और जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चलेगी तो यहां पर थोड़ी सी कुछ चीजें हो जाएंगी। जैसे 1962 में भारत प्लस चीन युद्ध हो जाएगा। 1965 में भारत प्लस पाकिस्तान युद्ध हो जाएगा और सरकार भी क्या करेगी 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन भी होगा, मुद्रा अवमूल्यन भी होगा। अगर मुद्रा अवमूल्यन की बात करें तो सरकार, ये सरकारें करती हैं अपने हिसाब से मुद्रा का अवमूल्यन करती हैं और मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार हो चुका है। एक बार हुआ था 1949, एक बार हुआ 1966, एक बार हुआ 1991। तो 3 बार अब तक मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है और यह मुद्रा का अवमूल्यन सरकारें करती हैं। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है वस्तुओं के मूल्य में कमी करी जाती है जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए पूछेगा मुद्रा के अवमूल्यन का क्या प्रभाव होता है, आयात को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, आयात निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा, आयात निर्यात को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भैया निर्यात को बढ़ावा मिलता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये भी एग्जाम में आता है। और उसके बाद देखिएगा प्लान हॉलीडे होगा। फिर उसके बाद में यहां से चौथी पंचवर्षीय योजना आएगी जो कि 1969 के बाद से 1974 तक चलेगी। तब देखिएगा प्रश्न पूछा था तो 1969 से 74 चली थी, 1971 बीच में आया, तो इसका मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी, हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना होगी। ठीक है, तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उस समय भारत में जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो कौन सी चल रही थी भाई, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति का पहला चरण कब से, है ना, और किसके मध्य तक चला था, ये पूछा है यहां से। तो देखिएगा हरित क्रांति की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो 1960 के दशक में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, हरित क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है, अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति जो, अगर इसके शब्द की बात करें तो इसको जो शब्द बनाने वाला जो व्यक्ति था वो था विलियम गॉड। विलियम गॉड ने शब्द बनाया था, उस शब्द का नाम क्या रखा था इन्होंने, हरित क्रांति शब्द दिया। जब हरित क्रांति शब्द दे दिया तो देखिएगा हरित क्रांति हम लोग दो पक्षों में पढ़ते हैं। एक हरित क्रांति हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मन बोरलॉग के साथ, नॉर्मन बोरलॉग ये रहने वाले यूएसए के थे, लेकिन इन्होंने जो ये प्रारंभ किया हरित क्रांति का, सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ इन्होंने किया था मैक्सिको में, मैक्सिको से इन्होंने प्रारंभ किया। यही हरित क्रांति के बारे में जो भारत के जो व्यक्ति थे जिनका हम लोग नाम पढ़ते हैं एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को भारत में जन्म दिया और हरित क्रांति को जन्म देने के बाद इन्होंने इसका जो प्रारंभ किया वो पंजाब से किया। हरित क्रांति इन्होंने प्रारंभ कर दी पंजाब से। हरित क्रांति का जो मतलब था, इसका मतलब था इसमें जिसका इस्तेमाल किया गया वो थे हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया।
जिसमें सबसे अधिक जो फायदा पहुंचा था वो पहुंचा था गेहूं को। सबसे अधिक फायदा जो पहुंचा था वो गेहूं को पहुंचा। सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था वो गेहूं का हुआ था। तो पूछा हरित क्रांति का पहला चरण किसके किसके मध्य में चला था, तो देख रहे हैं आप 1960, एक ही ऑप्शन भी हमको यहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन इसका कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हम लोग सही कर देंगे। इसका 1960 से 1970 के मध्य चला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा है एशियाई खेल 2018, पूछा है निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे। तो 2018 में एशियाई खेलों के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो 2018 में जो एशियाई खेल आयोजित हुए थे वो हुए थे बेटा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भाई, जकार्ता में सही होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ने हैं। एशियाई खेल जो हो गए, ओलंपिक खेल जो हो गए, पैरालंपिक हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, पूछा है आपसे कि जो अपर्णा सतीशन है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली के लिए, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीणा है ना राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये अपर्णा सतीशन है, ये बेटे कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं। कौन से नृत्य करती हैं ये, कुचिपुड़ी नृत्य करती है। तो जाहिर सी बात है इनको कुचिपुड़ी नृत्य के लिए ही प्रवीणा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया होगा। और इसके बाद देखिएगा ये जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है वो केरल का है, कथकली केरल का है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। यह नृत्य देवदासियों द्वारा किया जाता है, देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो हम लोग लगाते हैं कौन सा नृत्य है, भरतनाट्यम। लावणी आप लोगों को पता ही है ना, लावणी महाराष्ट्र से रिलेटेड है, लावणी महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। देखिएगा अगर टोटल हम लोग बात करते हैं तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहला और सबसे पुराना जो है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम। उसके बाद देखिएगा कथकली हो गया हमारा, कथकली हो गया। इसके बाद हमारा मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। ये दोनों है केरल के हैं। अब देखो अभी पिछले हमने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखे थे और कि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आए भी हैं कि बोलेगा बताओ कौन सा नृत्य ऐसा है जो कथा के अकॉर्डिंग किया जाता है, कि कथा जिसमें होती है ना। तो कथा के अकॉर्डिंग कौन सा होता है भाई, कथकली का मतलब ही होता है कथा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगले अगर हम लोग नृत्य की बात करते हैं तो मणिपुरी नृत्य की बात करते हैं, मणिपुरी नृत्य की बात करते हैं। मणिपुरी कहां का है, तो ये मणिपुर का है। मणिपुरी नृत्य के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है झाबेरी बहनें कौन सा नृत्य करती हैं, तो मणिपुरी नृत्य करती हैं। दूसरी चीज देखिएगा मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक पेपर में बहुत पूछता है, प्रतिपादक विपिन, इनको याद रखिएगा, विपिन जी हैं है ना मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक। दूसरी चीज और ध्यान रखिएगा, इस नृत्य में रासलीला की जाती है, इस नृत्य में रासलीला की जाती है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा यहां पे हमारे 4 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो गए, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, मणिपुरी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग ओडिसी। ओडिसी ये प्रमुख रूप से ओडिशा का है, ओडिसी। ओडिसी की बात करते हैं। अगला सत्रिया, सत्रिया, सत्रिया असम का है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है असम का है और इसके जो प्रतिपादक हैं वो शंकर हैं, है ना, या शंकर देव हम लोग पढ़ लेंगे। इसके जो प्रतिपादक हैं वो शंकर देव हैं सत्रिया नृत्य के। तो देखिए भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, मणिपुरी हो गया, ओडिसी हो गया, सत्रिया हो गया। एक नृत्य आप लोग और यहीं पर पढ़ते हैं कथक,
ये उत्तर भारत का है, या इसी को हम लोग कह देते हैं यूपी का है ये। तो इन शास्त्रीय नृत्यों को ध्यान रखिएगा। और बाकी एक हो गया आपका कुचिपुड़ी रह गया, अभी ऊपर लिखा हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का। तो ये टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। एग्जाम में कभी कभी नृत्य दे देता है, पूछ लेता है किस राज्य का है, कभी कभी नृत्य नहीं देगा, बोलेगा इनके जो नर्तक हैं, प्रमुख नर्तक हैं, तो उनसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा नृत्य करते हैं। तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आप एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी का एग्जाम दें, रेलवे का एग्जाम दें, कोई भी आप एग्जाम देंगे, तो कम से कम उसके एग्जाम में 1-2 प्रश्न तो यहां से आने ही आने हैं, आते ही हैं बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला बेटा क्वेश्चन है, कह रहा है पुरुष वर्ग में फेंके गए डिस्क में उपयोग किए जाने वाले डिस्क का जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है भाई, व्यास कितना होता है, वजन कितना होता है। तो जो डिस्क जो होता है, इसका जो व्यास और वजन होता है वो होता है बेटा 2 kg और 22 सेंटीमीटर उसका क्या होता है भाई, व्यास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पेपर में पूछ लेता है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा। बैडमिंटन से पूछ लेगा, बैडमिंटन का जो नेट होता है उसकी नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, या टोटल नेट की चौड़ाई लंबाई कितनी होती है ना, या ग्राउंड की टोटल लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। विभिन्न प्रकार की जो भी प्रतियोगिताएं होती है उनके ग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है 2019 में कह रहा मिलियन टन कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ भारत विश्व कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है। तो मतलब पूछा है कितने मिलियन तक उसने उत्पादन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है 111। 111 विश्व में कच्चे इस्पात उत्पादक के साथ में भारत दूसरे नंबर पर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से, जो इनसे रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन अगला, कह रहा निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 होता है, सॉरी, है ना। कह रहा है किसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। तो देखिएगा इसमें कह रहा है आयोडीन भी है, नियोन भी है, बेरियम भी है, हरताल भी है। देखिए हरताल जो ये तत्व जो है ये एक तरीके का उपधातु के रूप में, उपधातु का रूप में देखिएगा जो हरताल होता है ये आपको खानों पे मिलेगा, खानों में चमकीले रूप में मिलेगा, आपको चमकीला होता है। अच्छा, इसमें गंधक भी पाया जाता है, हरताल में गंधक जो होता है, गंधक का इसमें परसेंटेज लगभग 39% के लगभग इसमें गंधक होता है। 39% के लगभग इसमें जो पाया जाता है वो आपका गंधक पाया जाता है। और इसके बाद में तो इसमें जो किसका परमाणु क्रमांक 33 होता है, तो देखिए अगर हम लोग आयोडीन की टोटल बात करते हैं कि आयोडीन की अगर टोटल लोग बात करेंगे तो आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो बेटा 53 होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटे, 53 होता है आयोडीन का परमाणु क्रमांक। नियोन का जो होता है वो 10 होता है परमाणु क्रमांक, है ना। और बेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो लगभग 56 के लगभग होता है बेरियम का परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सही हो जाएगा भाई, हरताल सही होगा। बाकी आयोडीन से आप जानते ही हैं, आयोडीन जो है ना ये हमारी थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है, थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है ये, है ना। अगर थायराइड ग्रंथि में कोई दिक्कत समस्या हो जाए तो उसके लिए हम लोग आयोडीन का एक आइसोटोप है 131 का उपयोग करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं भाई, थायराइड ग्रंथि का उपचार किया जाता है आयोडीन 131 के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। मतलब भारत में जितने भी नोट छपते हैं, है ना, तो उसका अधिकार जो पूछ लेता है वो किसके पास अधिकार है। जैसे देखिए भारतीय स्टेट बैंक ये तो एक एज लाइक बैंक के रूप में काम करता है, और ये बैंक के रूप में काम करता है। ध्यान दीजिएगा ये पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के मामले में ये सबसे बड़ी बैंक है भारत की, सबसे बड़ी, है ना, बैंक है ये भारत की। इसके बाद देखिएगा
प्रतिभूति बैंक, इसका कोई मतलब नहीं है। विश्व बैंक, विश्व बैंक का मतलब भारत से रिलेटेड में विश्व बैंक का कोई मतलब नहीं है। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, रिजर्व बैंक, आरबीआई हमारे पास है, जो ये क्या करती है, बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार जो रखती है वो आरबीआई रखती है, यानी नोट निर्गमन का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास। अच्छा, इसके बाद आरबीआई भारत स्तर पर कह सकते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक नीति का निर्धारण भी करती है, मौद्रिक नीति का निर्धारण भी करती है। पूछ लेगा पेपर में कि राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो आरबीआई करता है। इसके बाद देखिएगा अगला एक और पूछ लेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछ लिए प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछ ले आपसे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो करता है वो करता है आईएमएफ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक नीति का जो निर्धारण करता है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मुद्रा कोष का मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, और भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है वो आरबीआई करता है। भारत में जो नोट, जितने भी नोट छपते हैं या नोट जो भी जारी होते हैं, इन नोटों को छापने का और जारी करने का अधिकार भी हमारे किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। जैसे आप लोग यूपी कांस्टेबल 2018 का पेपर देखेंगे तो एग्जाम में पूछ लिया था यहां से कि आरबीआई एक्ट भारत कब आया था, तो आरबीआई एक्ट भारत में बेटा आया था 1934 में आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ लेगा, आरबीआई एक्ट 1934 में भारत आया, तो अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो आरबीआई की स्थापना के बारे में हम लोग पूछते हैं, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, आरबीआई की स्थापना। ठीक, इसके अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, मुंबई में है। आरबीआई की आरबीआई जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई के अगर हम लोग प्रथम गवर्नर की बात करेंगे, प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो वो थे बेटा ओसवर्ण स्मिथ, ओसवर्ण स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की अगर बात करेंगे तो ओसवर्ण स्मिथ थे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा यहां से कि ओसवर्ण स्मिथ तब थे जब ब्रिटिश भारत था। हालांकि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत तो था, ब्रिटिश भारत के अकॉर्डिंग टू इनके बाद सीडी देशमुख भी गवर्नर बने थे, उस समय भी ब्रिटिश भारत ही था, है ना। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो बने थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जो बने थे वो बने थे बेटा सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख बने थे। ठीक है, तो ये भी हम लोग ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। सीडी देशमुख बने थे। इसके बाद देखिएगा अगर हम लोग आज के टाइम पे देखें, आज वर्तमान में आरबीआई गवर्नर के रूप में हम लोग देखें तो 26वें नंबर के गवर्नर बन गए हैं, 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो 25वें गवर्नर थे, 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। तो हो सकता है मे भी पेपर में आपसे नंबर पूछ ले शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर थे वो किस नंबर के थे, तो 25वें नंबर के थे। और यहां पे 26वें नंबर के जो आरबीआई गवर्नर बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। तो इनको भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जब टॉपिक हम लोग इकोनॉमी लेके आएंगे तो इकोनॉमी के टॉपिक के साथ में फिर हम लोग ये सारी चीजें वहां कंप्रिहेंशन रूप में पढ़ेंगे, विस्तार रूप से देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला बेटा प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा है 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो 1 मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त हुए थे वो नियुक्त हुए थे बेटा सुमन बेरी, ठीक है। कौन नियुक्त हुए थे? सुमन बेरी। अब देखिएगा जो नीति आयोग का, अगर नीति आयोग की बात करते हैं तो देखो जैसा मैंने पिछली क्लास में अभी आपको बताया भी था कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है, योजना आयोग का गठन होता है। इसी योजना आयोग को समाप्त करके, है ना, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के रूप में बदल दिया जाता है। नीति आयोग को थिंक टैंक बोलते हैं,
है ना, थिंक टैंक के रूप में इसको जाना जाता है। तो 1 जनवरी 2015 से उसको बदल दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल, है ना, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं तो योजना आयोग की अगर हम लोग बात करें, योजना आयोग की अगर बात करें तो देखो, योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे चीजों को, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, सबसे पहली चीज, उसका अध्यक्ष पीएम होता है, और जब ये बने थे उसके अध्यक्ष थे पीटी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष थे, वो थे बेटा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके अंतिम अध्यक्ष के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंतिम अध्यक्ष थे पीएम नरेंद्र मोदी जी थे, पीएम नरेंद्र मोदी जी थे। और इसके जो अंतिम उपाध्यक्ष थे, ठीक है, इसके अंतिम जो उपाध्यक्ष के रूप में हम लोग देखते हैं, है ना, चलिए देखिएगा इसको 1 मिनट के लिए अभी। चलिए देखिए बेटा, उसी के आगे इसके उपाध्यक्ष थे, वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। चलिए अब देखिएगा, जब नीति आयोग का गठन हुआ, तो जो नीति आयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नीति आयोग के बारे में देख लीजिएगा। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने, इसके अध्यक्ष भी सेम पीएम ही होते हैं, और बने कौन, नरेंद्र मोदी बने। इसके बाद देखिएगा, इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष बने, इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष बने, है ना, वो बने अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। इसके बाद देखिए, इसके पहले जो सीईओ बने, सीईओ का मतलब होता है बेटा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है ये, ठीक है। तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे, वो बने थे संधू श्री खुल्लर, संधू श्री खुल्लर बने। अगर आज हम लोग नीति आयोग में वर्तमान में देखते हैं, ठीक है भाई, वर्तमान में देखते हैं, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक। वर्तमान में इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था, है ना, उपाध्यक्ष के रूप में कौन है भाई, सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी हैं। अच्छा, वर्तमान में इसके अगर हम लोग सीईओ की बात करते हैं, है ना, तो सीईओ की बात करते हैं तो कौन है भाई, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। तो ये सारी जानकारी है, ठीक है, ये सारी जानकारी है। बाकी इसके सब्जेक्ट में भी जब आप सब्जेक्टिव चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए देखिए बेटा, देखिएगा, पूछा है चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, है ना, इसलिए अलग अलग हिस्से पर अलग अलग शासन किया जाता था, है ना। आसपास का क्षेत्र सीधे सम्राट के नियंत्रण में होता था, आसपास का। तो पूछा है किसके आसपास का क्षेत्र, मतलब कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो मुख्य केंद्र बिंदु पे था उस समय मौर्य काल के दौरान। तो देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे तक्षशिला तो कोई खास था नहीं, उज्जैन भी नहीं था, लुम्बिनी भी नहीं था, है ना। तो प्रमुख जो स्थान था मौर्य राजाओं ने जहां पे शासन किया, वो मेन स्थान क्या था भाई, पाटलिपुत्र था। इनकी राजधानी भी इन्होंने अपनी पाटलिपुत्र ही बनाई थी, ठीक है। तो आसपास का क्षेत्र सीधे सम्राट के नियंत्रण में था। किसका पूछा है, तो पाटलिपुत्र, ठीक है, के अकॉर्डिंग।
चलिए आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा है बेटे, अगला क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए, है ना, में बॉम्बे में खिलाफत नीति का गठन किया गया था। तो पूछा कब किया गया था, ये पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अगर खिलाफत कमेटी की बात ये आपसे कर रहे हैं, पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि खिलाफत कमेटी, तो इसका मतलब ये एक आंदोलन की बात कर रहा है। ठीक है, ये आंदोलन हमारा कौन सा, ये बात कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये 1919 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ करना था, तो ये खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये टर्की की समस्याओं से रिलेटेड था, टर्की की समस्या से रिलेटेड था, टर्की की समस्या से रिलेटेड था खिलाफत आंदोलन, जिसके बचाव के लिए, है ना, टर्की का जो मुस्लिम लोग थे, तो इन लोगों के बचाव के लिए जो भारत का जितना भी मुस्लिम दल था, तो ये सारे मुस्लिम दल के लोग क्या हुआ है कि इन लोगों ने जो टर्की के मुसलमान थे, इनके मतलब इनके समर्थन में आगे आए, और भारत में जो अंग्रेजी सत्ता चल रही थी, तो उस सत्ता के खिलाफ भारत में आकर के आंदोलन कर दिया, भारतीय मुसलमानों ने किया। और इन लोगों ने ये आंदोलन जब किया, तो इसके लिए एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, और ये खिलाफत समिति का जो गठन किया गया बेटा, वो किया गया मार्च 1919 में, है ना। खिलाफत का इसका जो गठन किया गया, वो इस समिति का जो गठन किया गया, वो कब किया गया, मार्च 1919 में इसका गठन कर दिया गया। अब जब इसका मार्च 1919 में गठन हुआ, तो यहां पर देखिएगा, खिलाफत आंदोलन भारत में जो प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे, इनमें से दो व्यक्ति प्रमुख थे, जिनको हम लोग अली बंधु कहते हैं, है ना। ये अली बंधुओं द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिनको हम लोग अली बंधु कहते हैं। ठीक है, इसमें अली बंधु में मोहम्मद अली, इसमें जो शामिल थे, वो शामिल थे बेटा मोहम्मद अली व शौकत अली, और भी कई बड़े बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता इसमें शामिल हुए, और इन लोगों ने यह आंदोलन चलाया। जब इन दोनों लोगों ने ये आंदोलन चलाया, तो इन लोगों ने मिल करके गांधी जी से भी बात की, है ना। इन लोगों ने मिलकर के गांधी जी से भी बात की, और गांधी जी को इसी दौरान एक बढ़िया अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने का एक मौका मिल गया। ये पहला वो मतलब खिलाफत समिति के अकॉर्डिंग टू पहला ऐसा मंच तैयार हुआ था, जिसमें कि मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ आकर के खड़े हुए। दोनों जब एक साथ आकर के खड़े हुए, तो इसके अकॉर्डिंग एक पहला मंच सजा दिया गया, और पहला मंच सजाने के अकॉर्डिंग हम लोग यहीं पर देखते हैं कि यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ गई। असहयोग आंदोलन की नींव पड़ गई। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो 1920 में प्रारंभ हुआ, है ना। अब असहयोग आंदोलन की नींव पड़ गई इसी कारण। अब जब असहयोग आंदोलन की नींव पड़ गई, तो ये आंदोलन भी बढ़िया अच्छे खासे अपना सिस्टम में बढ़िया चलने लगा। और इसी दौरान ये आंदोलन जिस दिन प्रारंभ हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, है ना। तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी, उसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। और इसके बाद ये आंदोलन चलता रहा, लेकिन ये आंदोलन आगे चल के एक हिंसात्मक आंदोलन के रूप में बदल गया। कारण ये हुआ कि 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, एक कांड कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया चौरी चौरा कांड, है ना। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, ये कांड कर दिया, है ना। ये यूपी के गोरखपुर में कांड हुआ। यहां पर हुआ क्या था कि यहां पर ये यूपी में ही हुआ था, गोरखपुर वाली बेल्ट पे। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर 20 सिपाही और एक दरोगा को जिंदा जला दिया गया चौकी के अंदर, जिसकी गांधी जी ने बड़ा दुख प्रकट किया, और गांधी जी ने बाद में इस असहयोग आंदोलन को समाप्त भी कर दिया। ठीक है, तो यहां से चीज ध्यान रखिएगा। तो खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे के खिलाफत समिति का गठन किया गया। यह मार्च 1922 में किया गया था बेटे। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से मेरी क्लास एक एक पॉइंट, ठीक है, और ये जो आप लोगों को मैं अलग से जो चीजें बता रहा हूं, इन सभी चीजों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। मतलब जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आया है,
ठीक है, 90% पॉसिबिलिटी है, 90% की इनसे जरूर पेपर में क्वेश्चन बन करके आपसे पूछेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कोशिका का आकार आपसे पूछ लिया है, कौन सा युग्म सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से पूछा है आरबीसी, है ना, ये गोलाकार होती है, एकदम सही बात है भाई, है ना। मांसपेशी कोशिकाएं ये धुरी स्पेंडिकल आकार की होती हैं, एकदम सही है। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा युग्म सही है, ना तो एक ना तो दो, एक और दो, दोनों, इसमें दोनों बेटे सही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1900 यहां पर ये जो संशोधन हुआ था, ये हुआ था बेटा 1976 में। देख ध्यान दीजिएगा 42वां में, हालांकि पिछले जो भी मैंने क्लासें पढ़ाई थी इसका जो प्रैक्टिस करेगा मैंने उसमें सारी चीजें बता दी हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति होते हैं सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, ये एक अपनी कमिटी बनाते हैं, है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना, सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो ध्यान दीजिएगा प्रारंभ में इनकी जो संख्या थी वो 10 थी, अब ये 10 ही बनी रही संख्या इनकी। 10 में क्या था, बहुत सारी चीजें ऐसी दी थी 10 में जो बताई गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट इसी में देखिएगा, हमारे जो ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य जो हैं, तो ये मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, ये ड्यूटीज ली गई हैं बेटा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से ली गई हैं, सोवियत संघ रूस से ली गई, सोवियत संघ रूस से ली गई। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। अगर हम लोग आज वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी है भाई, 11 है। 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ी गई है। अब 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य, तो वर्तमान में अगर पूछ ले कभी कि वर्तमान में पास टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप कितने बताएंगे, 11 हैं, है ना। और अगर हम लोग मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं, वो 6 हैं, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा से रिलेटेड था। ठीक है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं जिनको आपको पढ़ना था। तो देखो इसमें पूछा क्या गया, कौन सा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। अब देखो कह रहा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे की किसी बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो देखो हमने पहले ही बताया कि ये कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो जाहिर सी बात है बेटे, ये 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था, बाकी ये सबके सब जोड़े गए थे। ये भी जोड़ा था, ये भी जोड़ा था, ये भी जोड़ा था। ठीक है, बाकी नहीं जोड़ा था। तो 6 से ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये टोटल 10 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा रिलेटेड। ये टोटल हमको याद करने, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है कि 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, तीसरा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, चौथा कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इनको बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जीडी का आप जब पेपर देंगे तो 80 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन जीएस के भी आएंगे। उन्हीं 20 क्वेश्चनों में से आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है, पूछा एग्जाम में सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक, है ना, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी। तो देखिए अभी पिछली क्लास हम लोग पढ़े हैं, पिछली क्लास के अभी इन्हीं क्वेश्चनों में से पहले मैंने पढ़ाया आपको कि ओसबर्न स्मिथ कौन थे, ये भैया थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर, वो भी कैसे,
प्रथम ब्रिटिश गवर्नर थे ये आरबीआई के, हैं? तो जाहिर सी बात है, और आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में। ये क्वेश्चन से बात आपकी कब का पूछ रहा है? 1922 का। तो ये क्या सही होगा ऑप्शन? नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत होगा। अब दूसरा कह रहा है, देखो शक्तिकांत दास, ये तो भैया 25वें है ना गवर्नर रहे हैं, जो कि अभी तक दिसंबर तक जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा रघुराम राजन, ये भी आरबीआई गवर्नर है, शायद 23वें गवर्नर रहे हैं, 23वें आरबीआई गवर्नर रहे हैं ये, 23वें आरबीआई गवर्नर रहे हैं, 2013 के समथिंग के गवर्नर थे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन आपका कौन सा बना भाई? राम सुब्रमण्यम गांधी। तो राम सुब्रमण्यम गांधी यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में इनको मंजूरी दी गई और इनको बनाया गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की भी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और हमारे संस्थान द्वारा, श्री विजया क्लासेस द्वारा जो भी जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।